नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मेरा नाम हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है पैसेंजर परमवीर चैनल की। परमवीर उनका नाम है। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, दूसरे देशों में जाकर पूरी दुनिया घूमते हैं। उनके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज उन्हीं की हम एक वीडियो है जो सीरिया पे बनी हुई है, वो देखेंगे और देखेंगे कि सीरिया के क्या हालात हैं आजकल। तो चलिए दोस्तों, अपना रिएक्शन देंगे हम बाद में। देखते हैं वीडियो, करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। सड़क पे चलते चलते ऐसे कई सारे टाउन्स आते हैं, तो इधर भी रुक गया मैं। वॉर की वजह से काफी अटैक्स हुए, ब्लास्ट हुए, गोलियां बरसाई गई, तो लोग इन जगहों को छोड़ के भाग गए। एलिपो से निकलते ही जस्ट 2-3 किलोमीटर आए होंगे और पहला चेक पॉइंट आ गया, उधर हमें रोक लिया। पास में ही 2 सोल्जर्स खड़े हैं मेरे उस तरफ। आई होप वो मेरे हाथ में फोन ना देख ले। एक तरह से बैटल ग्राउंड बन गया है सीरिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ अभी सीरिया में, जैसे कि आप पीछे बोर्ड देख सकते हो। एलिपो विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। सीरिया की काफ़ी सेंचुरीज तक सबसे बड़ी सिटी भी रही थी और ऑटोमन एम्पायर की तीसरी सबसे बड़ी सिटी थी। वो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। इदलिब, जो कि वर्ल्ड की सबसे डेंजरस सिटी मानी जाती है, वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। जो मेन सीरिया का वॉर अभी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पे कहीं है तो वो है इदलिब में, उससे 40 किलोमीटर दूर। और अलीपो से 80 किलोमीटर दूर यहाँ पर हम रुके अपनी गाड़ी में। मेरे साथ है मनोज भैया, ट्रैवलिंग मंत्रा मनोज के नाम से जिनका चैनल है। और गाड़ी में हमारे टूर गाइड है, क्योंकि खुद से आप सीरिया नहीं आ सकते, इट्स इलीगल, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। वो सब बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के जो टाउन्स है, यहाँ के जो शहर है, उनकी क्या हालात है। ये एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट होता था मेन रोड पर ही। ये अपने खाने के लिए काफ़ी पॉपुलर था, अपनी फ्रेश क्रीम और चीज़ के लिए। फिलहाल आप इधर का हाल देख सकते हो। पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इधर जो सिविल वॉर चल रहा है, शायद आप लोग उससे वाकिफ होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे टाउन्स है, सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे गोस्ट टाउन्स है जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये देखो, ये रेस्टोरेंट के पीछे का एरिया है, सारी बिल्डिंग सब तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। हर जगह कुछ है देखने को, तो वो है डिस्ट्रक्शन, टूटी हुई बिल्डिंग्स, सब कुछ गायब है। मतलब यहाँ पे कोई लोग नहीं है, कोई यहाँ पे रह नहीं रहा। आपको दिखेगा कुछ तो वो है सिर्फ ये डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स और ये दीवारें। ये देख के मन भी सहम जाता है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उन पे क्या बीतती होगी, क्या हालात हुए होंगे, जिनको ऐसे ऐसे घर बना के उनको यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा होगा। ये देखो, ये कोई घर हुआ करता था शायद। पता नहीं कितनी चीज़ें अनरिपोर्टेड होगी, कितनी जानें अनरिपोर्टेड होगी। पूरी दुनिया का एक तरह से वॉर जोन बन गया है सीरिया। लगभग 30-35 देश इन्वॉल्व है इस पूरी लड़ाई में। और एक रीज़न नहीं, बहुत सारे कारण है। कोई रिलीजन बेसिस को लेके, एथनिसिटी को लेके, तेल को लेके, पानी को लेके, अपनी सुप्रीमेसी को लेकर इतने देश इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और इतना गंदा रूप इस वॉर ने ले लिया है, जिसके रिजल्ट आप देख ही सकते हो। ये पूरा शहर गोस्ट टाउन बन चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही टाउन ऐसा है, यही गाँव ऐसा है। इससे पहले रास्ते में जितने भी टाउन आ रहे थे, सबके यही हालात थे। अभी भी सीरिया में लगभग 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जो वॉर के बाद पैदा हुए और उन्होंने कुछ देखा है तो वो सिर्फ वॉर है। वो वॉर के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, नॉर्मल जिंदगी देखी नहीं है, बचपना देखा ही नहीं उन्होंने। एक तरह से बैटल ग्राउंड बन गया है सीरिया। यहाँ के जो लोग थे वो भाग गए हैं, कोई रेफ्यूजी बन के यूरोप की तरफ भाग गया, कोई टर्की की तरफ भाग गया, अलग अलग देशों में, कोई सीरिया के ऐसे पार्ट्स में भाग गया जिधर वॉर नहीं है। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रेफ्यूजीज यूरोप में चले गए, उनके लिए रहने की जगह नहीं है वहाँ पे। वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, जिधर ऑब्वियसली अब कोविड आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस नहीं होती, और कोविड से ये लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए इसी कारण। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बुरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कोई है तो वो सीरिया का सिविल वॉर है।
थोड़ी सी दूर चलते ही एक और ये एक गोस्ट टाउन सा है। यहाँ पे जगह जगह सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है और आर्मी की गाड़ी यहाँ से जा रही है। मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चुपचाप मैंने फ़ोन नीचे छुपा रखा था। अब जिधर मैं आऊँ ये एक और गोस्ट टाउन है। इस गांव का नाम शायद मोरिक हुआ करता था। देखो कैसे ये एकदम वीरान पड़ी है जगह। और सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं, पीछे वाली बिल्डिंग्स भी ऐसी है। यहाँ पे ज़रूर कोई सोया होगा अभी इन दिनों। ये देखो हालात यहाँ के। ये पूरा शहर अब एक गोस्ट टाउन है। देखो रोंगटे खड़े हो गए यार। इस वॉर से जो इफेक्ट हुआ है वो ये बड़ी बड़ी सरकारें इफेक्ट नहीं हुई, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े नेता इफेक्ट नहीं हुए। जो इफेक्ट हुए इस वॉर से वो आम आदमी है जो पीसफुली अपने मकानों में अपनी ज़मीनों पर रहना चाहते थे, वो इफेक्ट हुए। उसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पास में ही 2 सोल्जर्स खड़े हैं मेरे उस तरफ। आई होप वो मेरे हाथ में फ़ोन ना देख ले। रोड के इस तरफ भी एक और गोस्ट टाउन है। जो लोग यहाँ से रेफ्यूजीज बन के दूसरे देशों में भाग भी गए, इन्हें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती क्योंकि वो आम लोग होते हैं काफ़ी, और वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं कि कोई और लैंग्वेज वो बोल सकते हो। तो बहुत ही डिप्रेस ज़िंदगी उनकी होती है अगर वो यहाँ से बच के चले भी जाए। और वो हमेशा वापस आने की सोचते हैं, पर वापस आने के लिए हालात आप देख ही चुके हैं। एक और गोस्ट टाउन आ गया मेरे राइट में। खत्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसके बाद फिर एक। ये जो लेफ्ट में गोस्ट टाउन आप देख रहे हैं, इसके कुछ ही किलोमीटर पीछे है इदलिब शहर। इदलिब को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर माना जाता है और इदलिब में सीरिया की जो करंट गवर्नमेंट है उसका राज नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे ओपोजिशन के मिलिटेंट ग्रुप्स का कंट्रोल है। मैंने मेरी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि सीरिया में एक नहीं बल्कि बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स बन चुके हैं अलग अलग मकसदों के साथ, जिन्हें बाहर से सपोर्ट किया जाता है। इन ग्रुप्स में से आईएसआईएस का नाम आपने शायद सुना होगा। इदलिब में 3-4 अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स की प्रेजेंस है, जैसे कि टर्किश बैक्ड एनएलएफ, अल कायदा, चाइनीज वीगर डोमिनेटेड डीआईपी, इसके अलावा कुछ और जिहादिस्ट अलायंसेज और ग्रुप्स। हमेशा की तरह एक और चेक पॉइंट पे भी हम रुके हैं। तो जो गाइड है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके पीछे गया है इनसे बात करने के लिए। हो सकता है गाड़ी भी दोबारा ये स्कैन करे। जगह जगह ऐसे चेक पॉइंट्स हर कुछ ही मीटर्स पे। एलिपो से निकलते ही जस्ट 2-3 किलोमीटर आए होंगे और पहला चेक पॉइंट आ गया, उधर हमें रोक लिया। ऐसे ऐसे कई चेक पॉइंट्स है सीरिया में, हर कुछ मीटर किलोमीटर के बाद चेक पॉइंट्स है जिधर वो रोकते हैं, तलाशी लेते हैं गाड़ी की, पासपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि खुद से आगे यहाँ पे घूम लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहली बात तो एंट्री ही नहीं देंगे, और किसी तरह आप घुस भी गए तो हर कुछ मीटर पे आपको पकड़ लेंगे क्योंकि चेक पॉइंट्स है। पूरा जो सीरिया है वो भी इनकी करंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अलग अलग यहाँ पे मिलिशियाज है, आपको पता है यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है 2011 से, तो काफ़ी बुरी हालात है। तो हर जगह इनको डर रहता है कि अटैक ना हो जाए, कहीं भी लड़ाई छिड़ सकती है, कहीं भी गोलियां चल सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। रास्ते में दोबारा एक ऐसी गोस्ट टाउन देखने को मिला तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा और दिखा दूं। ये जो अबंडन टाउन्स है इसके पीछे एक कारण और भी है। एक तो ये यहाँ पे वॉर की वजह से काफ़ी अटैक्स हुए, ब्लास्ट हुए और गोलियां बरसाई गई, तो लोग इन जगहों को छोड़ के भाग गए। अब लेकिन ऐसी कहानी अभी है कि यहाँ पे जो है, जो लोग मरे थे या फिर अननोन इधर गोस्ट या फिर आत्माएं हैं, जिसके डर के कारण लोग यहाँ पे अब दोबारा वापस भी नहीं आना चाहते। एक कारण ये भी है कि लोग डरते हैं दोबारा कहीं ऐसा कोई अटैक या फिर वॉर इधर ना छिड़ जाए। दूसरा कारण ये है कि तरह तरह की आत्माओं से, बुरी शक्तियों से भी लोग डरते हैं इधर आने से। पता नहीं अब इस बात में तो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्या कह सकते हैं अपन। ये देखो ये सब खंडर हो गया एकदम। सीरिया में ना जब से वॉर चल रही है इसमें लगभग 5.5 लाख जाने जा चुके हैं, मैं आपको बता चुका। पर कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो सरवाइव करके मरे नहीं,
लेकिन वो जी रहे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ। मतलब मैं जब यहाँ सीरिया में घूम रहा था ना, तो मुझे काफ़ी लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है, या फिर किसी का हाथ टूटा हुआ है। तो लगभग 30 लाख लोग अभी भी जी रहे हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ। कोई ना कोई उनके शरीर में दिक्कत है और उन्हीं चोटों के साथ वो जीने लग रहे हैं। तो इधर की सिविल वॉर के कारण ये लोग तो बेसिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, जो लोकल्स थे अपनी आम जिंदगी जी रहे थे, पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को फर्क पड़ा है। ये एक पेट्रोल पंप है यहाँ का, अजीब सा आपको लग रहा होगा देखने में। ये देखो, अभी मैं बताता हूँ इसकी कहानी। ये बेसिकली एक लोकल पेट्रोल पंप था, गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं था। तो दो तरह के यहाँ पे पेट्रोल पंप्स है। एक तो है जिधर सब्सिडाइज आपको पेट्रोल या डीजल मिलता है, जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तेल इनके पास बहुत ज़्यादा है सीरिया के पास, लेकिन वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, जो कि इराक की बॉर्डर के पास है, और वो करंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है वो रीजन, उसे कर्दिश फोर्सेस कंट्रोल करती है। तो जो इनकी करंट रेजिम के अंडर जो एरिया है, उधर इतना पेट्रोल नहीं है, इसलिए इन्हें इम्पोर्ट करना पड़ता है तेल, मोस्टली ईरान से या फिर इराक से। तो लिमिटेड सा तेल है, 10 दिन में लगभग 30 लीटर के करीब आपको मिलता है, जो आप सस्ता ले सकते हो। तो वो पड़ता है लगभग इंडिया के 35-40 रुपये में आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन वो आप 10 दिन में 30 लीटर ही ले सकते हो। पर अब जैसे जो हमारे गाइड है, उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, तो ऑब्वियसली 30 लीटर में उनका कुछ होना नहीं। उसके बाद जब खत्म हो जाए तो वो ऐसे ले सकते हैं पेट्रोल। तो इधर जो पेट्रोल मिलता है वो मिलता है इंडिया के लगभग 60 रुपये लीटर। तो यहाँ पे पेट्रोल लगभग 1.5 गुना ही पड़ता है, और फिर भी लेकिन अपने इंडिया से काफ़ी सस्ता है, क्योंकि ये जो रीजन है इनके पास तेल अच्छा होता है। अपने इंडिया के पास रिसोर्सेज तेल के बारे में अगर हम बात करें तो उतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दीज अरब कंट्रीज़ या फिर जो मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं। तो ये ट्रक्स जैसे आपने देखे, ये रशिया की मिलिट्री के थे। रशिया एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है इधर की करंट जो रिजीम है, जो करंट सरकार है, उसको कुछ ही देश सपोर्ट करे, जैसे कि रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह जो है लेबनान की शिया मुस्लिम की पॉलिटिकल पार्टी। तो सड़क पे ऐसे आते जाते आपको रशिया की मिलिट्री और टैंक्स भी देखने को मिलते हैं। घर बने हुए यूं की यूं, पर इधर कोई इंसान नहीं, कोई परिंदा नहीं। ये है खान शेखून टाउन, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी पूरी तरह से अबैंडन्ड है। सड़क पे चलते चलते ऐसे कई सारे टाउन्स आते हैं, तो इधर भी रुक गया मैं। देखकर ही कितने डरावने से लगते हैं ना। ये शायद कोई कारखाना होता होगा या कोई फैक्ट्री। ये शायद कोई घर था, उसका रास्ता होगा। हर जगह आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। ये देखो, गोलियों के निशान। बिलाल स्ट्रीट। कोई इंसान नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे भी लोग रहते होंगे यार पहले खुशी खुशी, पर अब कुछ भी नहीं है। ये देखो कितनी ज्यादती हुई होगी इन लोगों के साथ में, है ना। माफी, शुक्रान शुक्रान शुक्रान। تفضل يا بضاي. الدنيا يا حلوة رويني
Yeah, I want to take a pic with you, dog. Yeah, for sure. Where are you from? I'm from Syria. Oh, amazing. You have a nice accent. It's weird to see your Indians around here. In Syria, it's a war zone. Sorry. ला शुक्रान। ऐसे आते हैं, आपको कॉफ़ी पिलाते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, पैसे भी नहीं लेते। ये 2-3 बार मेरे को पिला चुके हैं ऐसे लोग। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म। वीडियो कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डॉक्टर साहब आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइए पहले थोड़ा। यार अजय भाई वीडियो तो मैंने देखी है, मैंने देखा वो देश तो बिल्कुल खंडर हो चुका है। मतलब कि सबसे बदकिस्मत लोग हैं ना, जो सबसे बदकिस्मत लोग जो दुनिया में रहते हैं वो आप समझ लीजिए कि सीरिया में ही रहते हैं। दोस्तों मैंने इनके हालात अपनी आंखों से भी देखे हुए हैं। मैं एक बार लेबनान में था तो मैंने वहाँ पे देखा कि मतलब कोई 20 या 25 हज़ार रिफ्यूजी थे, मतलब एक ग्राउंड में। उन्होंने बेचारों ने जो पॉलीथीन के घर बनाए हुए, ऐसे बनाते नहीं पॉलीथीन वाले, वो घर बनाए हुए और बहुत बुरे हालात में थे। वो सीरिया से भाग के आए हुए थे, उनको रिफ्यूजी कहते थे। मतलब वो इनको एक बहुत खाली सी जगह दे रखी थी और वो वहाँ पे रहते थे। तो चलो मैं अभी आपको तो थोड़ा सीरिया के बारे में और बताता हूँ। सीरिया जो है मतलब वहाँ पे पूरी दुनिया की लड़ाई चल रही है। अमेरिका, खास करके अमेरिका और रशिया दोनों आमने सामने हैं सीरिया में। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर बशर अल असद, मतलब वो डॉक्टर थे पहले, लंदन या बेल्जियम में कहीं डॉक्टर थे, लेकिन फिर बाद में 2010-11 में वो शायद वापस आ गए हैं। तो उन्होंने आके दुनिया को अच्छा लगा भी शायद ये कुछ देश का भला करेंगे, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह मतलब डिक्टेटर ही निकला। और उसने भी मतलब अब भी तानाशाही का राज चल रहा है उसका। मतलब आज की डेट में भी बशर अल असद ही राष्ट्रपति हैं वहाँ के और उन्हीं का राज चल रहा है, डिक्टेटर हैं वो सीरिया के। और उन्होंने अपने लगभग मेरे ख्याल से 40 या 50 हज़ार गाँव, मतलब गाँव की जो जनता थी उनको मरवा दिया अपनी फ़ौज से ही। मतलब एक रासायनिक बम होता है वो चलवा दिया वहाँ पे और कि दुनिया मतलब बीमारियों से ऐसे ही मर गई। मतलब बहुत बुरे हाल हैं दोस्तों सीरिया के। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मेरे को एक ना लिबनान में, मैं लिबनान में रहता था पहले, वहाँ मैंने देखा कि एक मेरे को पंजाब के बुजुर्ग थे एक, वो मेरे को वहाँ पे मिले। और मैंने उनको बोला कि आप तो इतने बूढ़े हो चुके हो तो आप अभी तक यहाँ पे मतलब क्यों नौकरी कर रहे हो। तो वो बोला यार मेरी स्टोरी बड़ी कुछ और है। बोला मैं रहता था सीरिया में, वो शायद सन 82 या 84 में गया था सीरिया में, जो जैसे हमारे इधर से जाते हैं हिंदुस्तानी लोग बाहर के देशों में नौकरी करने। तो वो बोला कि जब सीरिया में ये ISIS और सरकार का आपस में चला है लड़ाई, इनका जब मतलब चल रहा था वहाँ पे, अभी भी मतलब चला ही रहता है हर वक्त लड़ाई। तो वहाँ जब रिफ्यूजी भागे वहाँ से, दुनिया जो भी पास के देश थे उनमें भागे। काफ़ी रिफ्यूजी लिबनान में, इराक में, जो सऊदी में और मतलब कई जो नज़दीकी कंट्रियाँ हैं उनमें भाग गए थे। तो वो बंदा सीरिया से भाग के लिबनान आया हुआ था और वो वहाँ पिछले 35 साल से है लिबनान में। मतलब 30-35 साल उसको भागे हुए हो गए। लेकिन बोला जब मैं भाग के आया था तो मेरा पासपोर्ट उधर ही रह गया था। मतलब बम कहीं चला होगा तो बोला पासपोर्ट सब गए हवा में, तो हम तो जान बचा के भागे। तो वो पिछले अभी 30-32 साल से लिबनान में ही रह रहा है। और क्योंकि वहाँ पे पासपोर्ट तो इंडियन बन नहीं सकता, यहाँ से बना के कोई ले जाए तो ऐसे भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट कैसे बनेगा जब बंदा ही नहीं है। तो उसकी फैमिली पंजाब से उसको मिलने जाती थी वहाँ पे। अच्छा। उसकी वाइफ जो है, एक बार हमारे रहते मैंने देखा उसकी वाइफ आई हुई थी, अभी तो उसके बच्चे भी उसको मिलने आते हैं वहाँ पे, लेकिन वो भी लिबनान में ही रहता है बेचारा, करता है दिहाड़ी मजदूरी जो भी है, लेकिन उसकी फैमिली यहाँ पंजाब से उसको मिलने जाती है। ये हालात हैं दोस्तों। तो वहाँ पे कुछ नहीं देखते ये लोग, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं यार। ये जो टेररिस्ट ISIS खास करके ग्रुप बन गए ना वहाँ पे, अलग अलग ग्रुप बन गए, बहुत ज़्यादा ग्रुप हैं। मतलब 5-6 ग्रुप होंगे ISIS एक, कोई शियाओं का अलग, सुन्नियों का अलग। तो बहुत मारधाड़ है, बच्चे बूढ़े सबको मार देते हैं। छोटे छोटे 6-7 महीने के बच्चों को नहीं बख्शते, ये बम से उड़ा देते हैं 6-6 महीने के बच्चों को भी। तो दोस्तों बड़ा बुरे हालात हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो हम इंडिया में रहते हैं। बिल्कुल बहुत ये मतलब भाग्यशाली हम अपने आप को मानते हैं जो हमारा हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है। ऐसे देशों में तो हम एक दिन भी नहीं काट सकते दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो करते हैं ख़त्म, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मिलेंगे अभी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं कोई भी वीडियो, अगर आप देखना चाहते हो कि आप उस वीडियो पे रिएक्शन दें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मतलब बोल सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे करते हैं वीडियो समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।